मैं रिजवाना, न्याय टीवी में आपका स्वागत है। कोर्ट राउंड अप की खबरें अब विस्तार से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बृहन मुंबई महानगर पालिका को उस सर्कुलर के लिए फटकार लगाई है जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान निगम के शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से दी गई छूट को वापस ले लिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप इन कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान की अवधि के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके काम से अनुपस्थित रहने को अनुमेय छुट्टी के रूप में माना जाएगा। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी की खंडपीठ ने कहा कि बीएमसी का 26 मई का सर्कुलर न्यायिक जांच के तहत सही नहीं पाया गया है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए निगम को निर्देशित करते हैं कि कोई भी शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी जिन्होंने महामारी के दौरान ड्यूटी के लिए रिपोर्ट नहीं किया है को वेतन का लाभ देने से इनकार न किया जाए। जिस मौद्रिक लाभ का प्रत्येक कर्मचारी हकदार है उसकी गणना की जाए और उनके पक्ष में 2 समान मासिक किश्तों में जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिनमें से पहली किश्त दिवाली से पहले और दूसरी किश्त उन्हें पहली किश्त के भुगतान के 45 दिनों के बाद दे दी जाए। केंद्रीय सूचना आयोग ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर व एनईडीजी के सीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न आरटीआई एक्ट की धारा 20 के तहत उन पर जुर्माना लगा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने प्रथम दृष्टया सूचनाएं प्रदान करने में बाधा डाली है और आरोग्य सेतु ऐप से संबंधित एक आरटीआई आवेदन का स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। सीआईसी ने एक एनआईसी को ये बताने के लिए भी कहा है कि जब आरोग्य सेतु वेबसाइट में ये उल्लेख किया गया है कि प्लेटफॉर्म को उनके द्वारा डिजाइन, विकसित और होस्ट किया गया है, तो ये कैसे हो सकता है कि उन्हें ऐप के निर्माण के बारे में कोई जानकारी नहीं है। करकरडूमा कोर्ट दिल्ली ने बुधवार 28 अक्टूबर को 66 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत दे दी, जिसे फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों के दौरान एक दुकान में कथित तौर पर तोड़फोड़ करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव की राय थी कि पुलिस मामले में उनकी कथित भागीदारी के बारे में गंभीर नहीं है। आवेदक के वकील ने तर्क दिया है कि 66 वर्षीय आवेदक को इस मामले में आवेदककर्ता को इस मामले में जांच एजेंसी शिकायतकर्ता याकूब के साथ मिली भगत करके पैसे ऐंठने के लिए गलत तरीके से फंसाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत नियुक्त केंद्र और राज्य एजेंसियों के अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं और इसलिए धारा 67 के तहत उनके द्वारा दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति बयान स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा ने इस तरह का फैसला दिया, जबकि जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने असहमति व्यक्त की है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में जमीन की खरीद बिक्री को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद से ही महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी विरोध कर रही है। नए कानून के खिलाफ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज यानी गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पीडीपी कार्यकर्ताओं के हिरासत में लिए जाने को लेकर महबूबा मुफ्ती का गुस्सा फूटा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इतनी ही ताकत है तो चीन को निकालो जिसने लद्दाख की जमीन खाई है।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी के समन्वयक को यह बताने का निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का नाम इस तथ्य के बावजूद रजिस्टर में कैसे शामिल हो गया कि प्रासंगिक समय पर उसके खिलाफ कार्यवाही जारी थी। जस्टिस मनोजीत भुयन और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने कहा, असम राज्य समन्वयक एनआरसी को एक व्यापक हलफनामा दायर करने दीजिए और आवश्यक विवरणों के साथ स्थितियों को रिकॉर्ड पर लाने दीजिए, जिससे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में ऐसे व्यक्तियों ने जगह बना ली जो कि अयोग्य थे और कानूनी रूप से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल होने के दावेदार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत गारंटियों के मुद्दों से संबंधित इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के प्रावधानों को चुनौती देने वाली उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने मामले की सुनवाई की। आईबीबीआई द्वारा कार्यवाही की बहुलता के आधार पर स्थानांतरण और उच्च न्यायालय में समान मुद्दों के लंबित के कारण परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए याचिका दायर की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने अदालत को बताया कि ये उचित होगा कि मुद्दे शीर्ष अदालत द्वारा तय किए जाएं ताकि इस मुद्दे पर एक सामान्य निर्णय पारित किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की एक निवासी को पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट करने के आरोप में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के तहत जारी नोटिस के जवाब में पश्चिम बंगाल में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के दिशा निर्देश पर रोक लगा दी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कहा है कि न्यायालय के रूप में संज्ञान अंतर्निहित सिद्धांतों का होता है, जो पुलिस जांच के मामले में न्यायिक समीक्षा के अभ्यास को रोकता है। सामान्य रूप से अदालत को संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि धारा 41A के तहत शक्ति का उपयोग धमकाने, प्रताड़ित करने और परेशान करने के लिए नहीं किया गया है।